कहा जाता है कि किसी युद्ध के दो कारण होते हैं, एक मौलिक और एक तात्कालिक। मौलिक होता है आग लगने के सदृश, और जबकि तात्कालिक होता है उसमें पेट्रोल डालने के सदृश। मैं बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं बिहार में रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं बिहार में चुनाव आयोजन के बारे में। हमारे यहां परीक्षा के नाम पे सारी चीजों को रोक दिया जाता है, लेकिन चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता है। हमारे कोचिंग संस्थानों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए अब तक कोचिंग संस्थानों को रोक के रखा गया है, और टाइम टू टाइम विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि अगले चरण की परीक्षा फिर से आ गई है, आप तैयारी में लग जाओ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लोग पूरा हल्ला बोल है, और चूंकि अगर इस वक्त सारे जितने भी शिक्षक हैं वो अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो पक्का है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और चूंकि विद्यार्थियों की अपेक्षा होती है, कुछ ना कुछ विद्यार्थी अपने एक शिक्षक से बहुत काफी अटैच होते हैं। आज हमारा प्रहार का बैच था, लेकिन चूंकि ये माहौल है और माहौल का डिमांड था कि इन चीजों की शुरुआत की जाए, तो मैं आप लोग के समक्ष एक बात को रखना चाहता हूं कि आखिरकार क्या माजरा है। माजरा हमको समझा दीजिए, वही समझा तो दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हर लोगों से हम इन बातों को रख रहे हैं कि भाई इस चीज को डिटेल आप बताइए कि क्या माजरा है, किस बात का जिक्र हो रहा है, लोग इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं। बेचैनी है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि रोजगार के नाम पर आप ये किस तरह का मुद्दा चला रहे हैं। रोजगार की जो व्यवस्था है वो कैसा मुद्दा आपका है, कब ये सॉल्व होगा, कब बच्चों के सामने, कब छात्रों के जीवन में, जिसे आप बोलते हैं युवाओं पर पूरा टिका हुआ है, आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर कब उसको होने देंगे। आप उसे आत्मनिर्भर नहीं होने देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिस दिन युवा आत्मनिर्भर हो गया उस दिन आपके कार्यों को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि ये जो युवा हैं आत्मनिर्भर हो ही नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपके पूरे जमात को कौन सपोर्ट करेगा। बात है, इस कहानी को समझिएगा। लगातार चूंकि बहुत सारे लोगों ने इसका डिटेल दिया है, मैं डेटा पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसके विश्लेषण पर ही बात करता हूं, क्योंकि सब लोगों ने डेटा दिया। डेटा तो आपको कहीं से मिल ही जाएगा कि एसएससी और रेलवे का क्या माजरा है। मैं माजरे की बात करना चाहता हूं। लोग सेंट्रल से स्टार्ट किए, मैं थोड़ा बिहार का कहानी आपको सुनाता हूं कि बिहार का माजरा क्या है, थोड़ा समझिएगा। चलिए बिहार के माजरे को आपको समझाता हूं कि बिहार में हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत सारी है, बहुत सारे युवा काफी खुश भी हैं। मैं भी समय समय पर उसके सिलेबस को बताते जा रहा हूं, ये तुम्हारा पीटी का सिलेबस है, ये तुम्हारे मेंस का सिलेबस है, ऐसे तैयारी करो। हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग उस दायित्व से भागते नहीं है। मुझे जब जब मौका मिला तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बताता भी हूं, लेकिन कुछ बच्चे इस पर जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो गलत नहीं है। उन बच्चों का कहना है कि सर आप विश्लेषण जरूर कर रहे हैं, वैकेंसी का डिटेल जरूर दे रहे हैं, आखिरकार हम लोग उसमें शामिल होंगे या नहीं, या ये कब होगा। तो मैं थोड़ा इस पर ब्रीफ कर दूं कि हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, बीपीएसएससी हमारे यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, और बीएसएससी ध्यान दीजिएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है। एक बार जरा सोचिएगा, मैं सबसे पहले नीचे की बात कर रहा हूं, मैं बात कर दूं जरा बीएसएससी का। भाई साहब इसके बारे में तो आप जबरदस्त कंसेप्ट लगा सकते हैं। बिहार एसएससी जो है, बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो मुझे आप कोई हमें एक उदाहरण सहित बता दे कि कोई भी वैकेंसी इसका निर्विरोध हुआ है, बहुत निर्विवाद हुआ है, किसी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ है, एक भी वैकेंसी के बारे में बता दे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं चलता हूं, बात करता हूं इसके सीजीएल पर। बिहार एसएससी ने पहला लिया सीजीएल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सीजीएल फर्स्ट पहला लिया, फिर लिया सीजीएल सेकेंड। अब मैं आपको बता दूं इन दोनों की कहानी। सीजीएल फर्स्ट में अब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सीजीएल फर्स्ट में अब तक कैंडिडेट को एडजस्टमेंट करने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं घालमेल है, तभी तो ये बात चल रही है। सीजीएल फर्स्ट का मामला को अब तक बताइए, सीजीएल फर्स्ट कब हुआ था? ये मामला है 2011 की बात, और 2011 की बात का सफर 2020 में हो रहा है एडजस्टमेंट की बात। कितने लोग बचे होंगे एडजस्टमेंट के लिए? सीजीएल सेकंड की बात करें तो सीजीएल सेकंड में भाई आपका बिहार एसएससी जब 10+2 का एग्जामिनेशन लेते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर थे वो किसी न किसी कारण से जेल चले गए, और सीजीएल 2 उसी के समय में भी हुआ था, तो सीजीएल 2 पाक साफ हो गया और बिहार एसएससी का पीटी गलत हो गया। आप दूसरा एग्जामिनेशन आयोजित करवा लिए। आपने क्यों नहीं सीजीएल 2 का फिर से एग्जामिनेशन रिफ्रेश एग्जामिनेशन किया और उसी अपने
अपने तथ्यों को छुपाने के लिए आपने गलती पे गलती किया है। आज स्थिति यह है कि सीजीएल 2 का भी मामला चलिए छोड़ते हैं, जाने देते हैं, बिहार एसएससी की बात करते हैं। 2009 की वैकेंसी, वैसे वैकेंसी अगर बात करें तो 2007 से ये शुरू हो गया था, 4 में ही वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा की। बिहार दरोगा की कहानी तो बहुत डिफरेंट है। बिहार दरोगा की कहानी को आप सुनिएगा तो हो सकता है कि आपके जमीन के नीचे से आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। इसके बारे में आप समझिएगा कि भाई साहब, आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद कैंडिडेट क्वालिफाई होता है, आप उस कैंडिडेट को ले लेते हैं जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, और बाद में उसे आपको पता चलता है कि ये मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो बोला कि भाई ये ट्रेनिंग कर लिया, आप क्या कर सकते हैं, इसको रख लेते हैं। कोर्ट केस हो, कोर्ट लोग न्यायपालिका पहुंचते हैं, न्यायपालिका में फिर चरण होता है, फिर आप जो है ना 78 लोगों को रख लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये एलिजिबल कैंडिडेट था, हमसे गलती हो गई। फिर उस गलती को छुपाने के लिए फिर आप 186 कैंडिडेट को ले लेते हैं, फिर 186 को बचाने के लिए फिर 133 कैंडिडेट को ले लेते हैं, और लगातार आप ये लेने का प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर आप साफ होते, अगर आप नीट एंड क्लीन रहते, आप पूरी तरह से आपकी मानसिकता स्वस्थ होती, तो आप बताइए कि आपको इस तरह से एक ही वैकेंसी में लगातार लेने का प्रॉब्लम होता क्या? आपको कठिनाई होती? हिंदुस्तान में जो भी माहौल चल रहा है ना, इस माहौल में एक चीज है कि हम कितना भी अपना पसीना बहा लें, बच्चे कितने भी दिन रात एक करके पढ़ ले, आपकी जो नीति है, आपकी जो पॉलिसी है, वो कहीं से सटीक नहीं बैठ रही है। अगर सटीक बैठती तो बच्चे तैयारी करते और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके चले जाते हैं। आप भाई अपने चुनाव में 1 मिनट का लेट नहीं ढूंढते हैं। आप अपने चुनाव को, सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर तो कुछ रहा ही नहीं। हर लोग, जो चुनाव आयोग ने जो रूल एंड रेगुलेशन जारी किया है, आप तो धज्जी उड़ा रहे हैं उसका। कोई उसको रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लोकतंत्र में आप महान हो गए हैं। आपको चुन के कौन भेज रहा है? हम लोग भेज रहे हैं। और अगर हम लोग अगर इस पर स्टैंड नहीं करते हैं तो आप तो अपने तरीके से सारे काम को कर लीजिएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आप जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट फाइनल आपके हाथ में होते हो तो उसका फाइनल लिस्ट आपको बनाने में क्या दिक्कत होता है? और जब आपको अपने तरीके से एग्जामिनेशन का रिजल्ट देना होता है तो आप किसी कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि इसे रोक के रखें, हमें एक नौकरी नहीं देनी है, तो आप छोटे छोटे मुद्दों पर अपने चयन प्रक्रिया को रोक लेते हैं। तो आप बताइए, आपका जो माजरा चल रहा है ना, ये सब लोग समझ रहा है। अब भारत के युवा इतने भी कमजोर दिमाग के नहीं कि आप क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जहां तक सेंट्रल एसएससी की बात है तो वो समझिए कि लोगों के लिए एक स्वप्न ही हो चुका है। और जब हल्ला बोल होता है तो आप पीछे से न्यूज़पेपर पर चला देते हैं कि हम एक नियम परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या होगा सीईटी से? सीईटी क्वालिफाई कर लेगा, वैकेंसी आएगी नहीं तो अब वो जाएगा कहां पे? सीईटी क्वालिफाई करके, जैसे ये तो दर्द होगा एस्टेट वाले का। एस्टेट 2011-12 में एस्टेट निकाल करके बैठा, वो अब तक उसकी नौकरी नहीं हुई है, और आप दूसरे एस्टेट लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो तो एज से भी एक्सपायर हो रहा है और दूसरे एस्टेट देने में एलिजिबल नहीं होगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ माजरा है कि हमारे युवा का जो एनर्जी है 2-4-5 सालों में खत्म कर दें, और उसके बाद जब एनर्जी नहीं बचेगा तो पीछे आकर के झंडा उठवा करके उसकी बुलंदी करवाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी इस तरह के कार्यक्रम को सोच रहे हैं, आप गलत फहमी में है। हमारे देश के युवा वो जानते हैं कि किस तरह की क्रांति होती है, और क्रांति को लाने के लिए उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, और उसे पूछने का ये कोई व्यवस्था, कोई अरेंज वे भी नहीं है। जब चाहेगा आंदोलन स्वरूप स्टार्ट कर सकता है। आप ये बताइए कि हमारे बिहार दरोगा की वैकेंसी आप पीटी क्वालिफाई करवा लिए, ठीक है, मेंस की तैयारी चल रही है, मेंस का बच्चा तैयारी करके फिर हर दिन हमसे सवाल पूछता है कि सर मेंस कब होगा, कब तक तैयारी होगा, कब तक हम करें, आखिर कब तक एक लिमिटेशन होगा। देखिए, किसी भी चीज की तैयारी का एक लिमिटेशन होता है, और आप उस आदमी को अगर 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना उसका टाइम लैप्स करते चले जाइएगा तो उस चीज के प्रति उसका इंटेंशन, उस चीज के प्रति उसका अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। तो आप तो कुछ करने को कर नहीं रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ अब युवाओं की बात करें तो युवाओं के बारे में तो सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं कि इस युवा में जो शामिल, जिस युवा से आप अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, वो युवा आपको सपोर्ट करता है, आपके डेमोक्रेसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अपने पूरे एनर्जी का यूज करता है। बदले में उसको क्या दे रहे हैं? उस युवाओं को बदले में आप क्या दे रहे हैं? उस युवाओं को बदले में, खासकर जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसके माँ पिताजी हर बार पूछ रहे हैं कि हर बार तुम बोलते हो केस हो गया है, कोर्ट केस हो गया है, कहीं छुपा तो नहीं रहे हो, लेकिन वो बच्चा किस तरह से समझाए
कि यहाँ पीटी के बाद एक केस, मेंस के बाद एक केस, इंटरव्यू के बाद एक केस, और केस पर केस होता है, और बाद में पता चलता है कि 6 महीना के बाद 2 लोगों का रिजल्ट निकाल दिया गया क्योंकि उसने आरटीआई लगाया था, राइट टू इंफॉर्मेशन लगाया था, और इसके तहत उसकी फिर से कॉपी की जांच हुई और फिर से उनका चयन हो गया। गजब बात है भाई। आप ही लोग सब जो जिस तरह से आप करना चाहते हैं कर लेते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आरटीआई का काम करेंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के अलावे जाके वकील, बड़े बड़े वकील का कोर्ट फी कंप्लीट करेंगे, उसको जो उसके लिए फाइट करेगा उसे आप उस वकील को फी देंगे। कब तक ऐसा होगा, यह हमें बता दीजिए। अगर आप बता सकते हैं तो मैं उन सवालों का जवाब आपके पास है, किसी के पास तो कोई जवाब दे। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूं, जितने भी पार्टी हैं जो युवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉमन डिस्कशन करवाइए। कॉमन डिस्कशन में हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके सरकार की क्या मुख्य भूमिका रही युवाओं के विकास में, मुझे बताइए तो जरूर। ये बताइएगा तो हमें पता चल पाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर पूरे हिंदुस्तान में हल्ला बोल हो रहा है तो यह सही है, और इस हल्ला बोल का मैं समर्थक हूं, मैं भी शामिल हूं। और मैं चाहता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान के बच्चों को एक कैलेंडर आप जारी नहीं करते हैं, अरे भाई आप रेलवे का वैकेंसी निकाल लेते हैं और बोलते हैं क्या कि बस इतने तारीख को ले रहे हैं 500 रुपए कलेक्शन कर लिए हैं। क्यों आपने 500 रुपया दिया था? क्या आप उसको स्कॉलरशिप देते हैं? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या आप उसको स्कॉलरशिप देते हैं? फॉर्म भरने के समय मुझसे पैसा उगाही करते हैं और बाद में बोलते हैं इतना रिटर्न कर देंगे। बिहार की एक वैकेंसी के बारे में बात करूं, महादलित विकास मिशन की एक बार वैकेंसी हुई थी, कहां गया उसका पैसा? किसके पास है पैसा? टीचर की वैकेंसी का फॉर्म भरवाए थे, कहां गया उसका पैसा? किसके पास पैसा है? तो आप इन बच्चों से 400-500 रुपए का जो कलेक्शन कर रहे हैं, ये 400-500 के कलेक्शन के बाद आप किस तरह का परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं? क्यों आप एक वेंडर को नहीं ला पा रहे कि वो उसका परीक्षा का आयोजन कर दे? और जब आप सीईटी की बात किए हैं तो आप हमें बताइए कि सीईटी पर रेगुलेटरी बॉडी आपने लगाया है? सीईटी पर कौन रेगुलेटरी बॉडी? कल कुछ गलती होगी तो इसका एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए क्या होगा? आपके पास जवाब नहीं है। मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि सीईटी भी एक छलावा है। कॉमन एबिलिटी टेस्ट पूरा देख रहे थे कि सारे न्यूज चैनल चला रहे थे कि अब भारत में सभी परीक्षाओं का एक स्वरूप होने जा रहा है जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको कंडक्ट कराएगी ये, इसको ये कराएगी वो, ये इसको वो कराएगी वो। अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अरे भाई ये बता दो कि सीटी क्वालिफाई करने के बाद जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि बैंक में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, तो कहां तक का माजरा है? कैसे जाएगा? क्या चयन प्रक्रिया है? क्या उसका सिलेबस का पैटर्न है? और मान लीजिए कि जिसमें उसको भेजना चाह रहे हैं वो अपने सिलेबस का पैटर्न अलग रखेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? सवाल ये नहीं कि आप परिवर्तन कराने जा रहे हैं, सवाल ये है कि जो परिवर्तन आप करा रहे हैं वो आपके धरातल पर, आपके सरफेस पर कितना बेहतर तरीके से उसको लाया जा सक रहा है, कितना अच्छे तरीके से उसको लागू किया जा रहा है। हम नियम बहुत सारे बना लें, नियम को बनाने से नहीं होता है। नियम तो हमारे यहाँ, आप अगर नियम के बारे में पूछिएगा तो हमारे स्टूडेंट से एक बार पूछ लीजिए, हमारे स्टूडेंट तो जबरदस्त आपको नियम के बारे में बताएंगे। जब भी पूछिएगा तो मेरे स्टूडेंट आपसे 2-3 मिनट में बता देंगे कंफर्म कि नियम क्या है। वो हर दिन सोमवार को एक रूटीन बनाते हैं, अगले सोमवार में चेंज हो जाता है। आप नियम बना रहे हैं और नियम बना रही है, बच्चा वेट कर रहा है रात में, हर दिन 12-1 बजे कोई एडमिट कार्ड सर्च कर रहा है, कोई रिजल्ट सर्च कर रहा है, एक ही वेबसाइट को 50 बार खोल करके देख रहा है कि क्या कुछ मेरा रिजल्ट आ जाए। जो घर का सपना है उसको हम साकार कर पा रहे नहीं। हमारे में टैलेंट है, हम तलवार चलाना जानते हैं, हमें युद्ध क्षेत्र में भेजोगे नहीं तो हम तलवार क्या चलाएंगे? बोलता है कि वो तैयारी किया नहीं। तैयारी करने का भी एक सीमा होता है, आखिर कितने दिन तैयारी करेगा? हर एक आदमी की पीटी निकालने के बाद उसमें एक इंटरेस्ट होता है कि 6 महीने अपने जम के अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे। आप कहां लगाने दे रहे हैं? 6 महीने के बाद उस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन रह जाता है कि सवाल पूछता है कि सर एग्जाम कब होगा? आपके पास है इसका जवाब? कोई है आपके पास इसका कैलेंडर? कुछ नहीं है। आपके पास चुनाव का कैलेंडर है, आपके पास उससे संबंधित सारी प्रक्रियाओं का व्यवस्था है, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि इन बच्चों का रोजगार कब होगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इतने लोग, इतने हाई प्रोफाइल के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें किस बात का दिक्कत हो रहा है कि भाई वो एक बेहतर नियम को नियमन नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, या फिर खुद से पता है नियम बनाते हैं उसमें लूप होल्स छोड़ देते हैं ताकि कुछ लोग केट पोस्ट
कोर्ट केस फाइल कर दे, और कोर्ट केस फाइल करेगा तो पक्का है ये नियम फंसेगा और ये वैकेंसी लंबा चला जाएगा, स्टैंड बाय रहेगा हमेशा। आपका सब बात समझ रहे हैं, आप समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो बच्चे हैं ना काफी इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, और अब ये जो बच्चे हैं इनको तो पूरा समझ में है कि टेक्निकल अप्रोच क्या है, कैसे लोगों को समझा जाए। जिन लोगों ने जिसका जो माध्यम था, जिन लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, मैं उसका अभिवादन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह से इस मंच पर आकर के सारे टीचर, जितने भी शिक्षक हैं, वो इसकी आवाज उठाएं, और अब इस चीज का एक हल निकलना चाहिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये काम वो करेगी, ये काम वो करेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी सत्ता में हो, जिस युवाओं की बार बार बात करते हैं, उस युवाओं का एक परफेक्ट हल निकलना चाहिए, सॉल्यूशन हमारे यहां आना चाहिए। और नहीं आएगा तो आप 74 की क्रांति को भूल भी नहीं सकते हैं। संपूर्ण क्रांति का मामला हमारे बिहार से भी उत्पन्न हुआ था, यहीं से इनिशिएटर है। और आप ये कभी कमजोर मत समझिएगा कि हिंदुस्तान में आंदोलन का स्वरूप बहुत छोटा होता है। हिंदुस्तान में अगर आंदोलन का स्वरूप अगर छोटा मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1757 से लेकर 1857 के छोटे छोटे विद्रोह बाद में 1857 का एक बड़ा विद्रोह में कन्वर्ट हुआ था। आप छोटे छोटे विद्रोह को जन्म दे रहे हैं। आप युवाओं के बारे में कुछ क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ अपनी बात को रख रहे हैं, अपने तरीके को रख रहे हैं, अपने तरीके से परिवर्तन ला रहे हैं, और अपने परिवर्तन को ला करके लोगों को उस पर प्रभार दे दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि आखिरकार इस तरह के सिचुएशन में स्टूडेंट किस बातों को सोचे? वो तैयारी करे या आपके एग्जामिनेशन का वेट करे? वो अपने करियर के बारे में सोचे या फिर आपकी पॉलिसी को समझे? आपकी पॉलिसी को समझ चुका है, आप बहुत पॉलिसी बनाए। पॉलिसी में तो मैं जब पढ़ाता था तो पॉलिसी बहुत कम आती थी, पॉलिसी को मैं समझा भी था तो पूरे बच्चे समझ जाते थे। आप तो हर दिन एक पॉलिसी निकालते, कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम, कभी वो। अमल कितना हुआ आपका प्रोग्राम? कितना प्रतिशत हुआ है? कितने लोगों तक वो उसकी अप्रोच हुई है? आप प्रोग्राम मत बनाइए, आप एक ही प्रोग्राम बनाइए, एक ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाइए, जिससे विद्यार्थियों को मदद मिले और विद्यार्थी अपने करियर के प्रति सजग हो पाए। इस तरह से इन चीजों को आप समझिए, उसके दर्द को समझिए। आप अभी चूंकि उन नेताओं के बच्चे तो यहां पर कंपटीशन की तैयारी तो करते नहीं, उनके लिए तो जोन तैयार है, और हमारे युवा जो हैं वो युवा तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं कि एक्स नाम के आदमी, उनका बेटा वाई है, वाई अब हमारे नेता हो गए, और जितने भी ABCDF अब हम दावे के साथ बोलते हैं, जो ये वाई हैं, इनसे सभी जो जितने कार्यकर्ता हैं जो ग्रास रूट से काम किए हैं, उनसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन क्या होता है, इनके एनर्जी का यूज वो करवाता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा पुत्र है। अब टैलेंट है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे इन बातों में फंसना भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इन बातों से बात है कि भाई अगर रोजगार देना है तो एक तय सीमा में जितना भी रोजगार देना, आपको 40 ही सीट देना है, 50 ही सीट देना है, जितना सीट देना है उसका फिक्सेशन एक टाइम कर दो कि 6 महीने के अंदर हम क्लियर कर रहे हैं, 1 साल के अंदर क्लियर कर रहे हैं। उस चीजों को अटका के मत रखिए। लोगों का मन अटकता है और लोगों का घर के लोगों का उस चीज के प्रति दृष्टिकोण हट जाता है, जो उस पर भरोसा होता है वो टूट जाता है। हर एक आदमी का फाइनेंशियल एक कंडीशन होता है, कितने समय तक अपने बच्चों को पैसा दे सके, कितना दिन तक पैसा देगा। आप कितने दिनों तक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चे को कोई गार्जियन लगातार पैसा दे करके पढ़ने को भेज सके? आप बताइए। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप ये बैच बनाइए, वो बैच बनाइए। मैं ठीक है बैच बनाऊंगा, लेकिन आप रोजगार दीजिएगा तब तो रिजल्ट आएगा, तो फिर खुद ब खुद वहां पर बैच बनेगा। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक ही बच्चा 3-4 साल से एक ही चीज में लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा रहेगा? उसकी मजबूरी ये है कि आप लगातार जिन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं वो प्रक्रिया अमल में नहीं आ रही है। आप एक एग्जाम में 5 साल पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, और बिहार SSC 10+2 का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तो एक इसको कहा जा सकता है, एक बच्चा ने हमें बहुत अच्छा मैसेज किया था कि सर जिस समय मैं फॉर्म भरा था उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। आज जब PT हुआ तो मेंस की तैयारी देने जा रहा हूं तो आज मेरे बच्चे 4-5 साल के हो गए। आप बताइए सर क्या कीजिएगा कि वो बच्चा एक दिन उसके समकक्ष हो जाएगा, वो भी फॉर्म भरने लायक रहेगा, तब मेंस की तैयारी करेगा। और किस में इतना पेशेंस है? कितने लोग इतने बच्चे होंगे? आपका जो क्राइटेरिया है, जिस समय वैकेंसी निकाले होंगे उस समय 37 साल उसका जनरल कैंडिडेट का होगा, OBC का। OBC में आप उसमें ऐड कर लीजिए, SC में उसमें ऐड कर लीजिए।
और इतने साल के बाद अगर फाइनलाइज कीजिएगा तो कितने लोग, एक हाथ से ज्वाइनिंग होगा, एक हाथ से आप उसको पेंशन व्यवस्था भी दे दीजिएगा, एक हाथ से रिटायरमेंट भी आ जाएगा उसका। आप सोचिएगा, एक हाथ से ज्वाइनिंग होगा का ठीक है आप ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लीजिए आपका ये रिटायरमेंट है और आपने बहुत अच्छा रोल निभाया। सोचिए सर, इसको कौन सोचेगा? बिहार एसएससी 10+2 वाले में तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि होगा क्या, मेंस होगा कि भी नहीं होगा। हर बच्चे पूछते हैं कि बिहार एसएससी मेंस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहा, आप क्यों नहीं एक सर्टेन डेट निकालते हैं? आपको जब निकालना है निकालिए एक डेट, इतने तारीख को हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी फरवरी मार्च से हम लोग के यहाँ कोविड-19 का केस आया है, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले आपका क्या प्रक्रिया चल रहा था? और कोविड-19 में सिर्फ विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 आया है या फिर और सभी चीजों के लिए? सभी चीजों का आयोजन रुकना चाहिए था। चुनाव के लिए तो याचिका भी दायर किया गया, भाई चुनाव इस माहौल में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें तो कोई कमी नहीं है। वेबिनार हो रहा है, सेमिनार को आप वेबिनार कर दिए हैं, तो एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता है, ऑनलाइन कितना सेक्शन चलेगा? और आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनलाइन में सारे बच्चे ऑनलाइन इन चीजों को देख पाएंगे? जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है वहां तक अगर इंटरनेट की पहुंच नहीं होगी, उसके पास वो मोबाइल नहीं होगा, तो कहां तक पढ़ पाएगा? इसका मतलब है कि आपका जो दूरदर्शिता है वो खत्म हो चुका है। पहले दूरदर्शिता को साबित कीजिए। आप में दूरदर्शिता नहीं आएगी तो पक्का है कि विद्यार्थियों के साथ हमेशा गलत होता है और होते आ रहा है, और इन चीजों का बच्चा सहन करते आ रहा है। मैं तो चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं कि बस आप सभी एग्जामिनेशन का एक कैलेंडर तय करो, इतने दिन में इतने दिनों के अंदर होगा, और जिस वेंडर को आप एग्जामिनेशन देते हैं अगर बोलिए कि इतने दिनों के अंदर कंडक्ट नहीं कर पाए तो दोबारा तुम जैसे वेंडर या तुम जैसे आयोग को रहना उचित नहीं है, उस पर कार्रवाई कीजिए। सवाल उठता है, आप एक एक एग्जाम में 15-15 क्वेश्चन गलत करते हैं, 10-10 क्वेश्चन गलत करते हैं, बच्चा जाता है बोलता है हाँ वो सही है। क्यों सही है? आप एक्सपर्ट से क्वेश्चन सेट करवाते हैं भाई, आपका एक्सपर्ट आता है उसके लिए आप बुलाते हैं केरला से, तमिलनाडु से, यहां से वहां से, एक एक एक्सपर्ट को आप इतना पैसा खर्च करते हैं, और बीपीएससी जैसे संस्थानों में 150 क्वेश्चन सही से नहीं दे पाते। अब उससे बचने के लिए 5वां ऑप्शन भी लाए। क्या हुआ 5वां ऑप्शन का? 5वां ऑप्शन का कुछ नहीं हुआ। 5वां ऑप्शन के बाद भी आपकी गलती निकल रही है। आप बचने के लिए किए थे कि 5वां ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त कथनों उपयुक्त आंसर में से कोई एक, आप बताइए, या एक से अधिक। सोचिए, आप अपने आपको बचाने के लिए भी काम किए, तब भी आपकी गलती निकल रही है। अब उस 5 ऑप्शन में भी आपका ऑप्शन नहीं टकरा रहा है, और आप क्या करते हैं कि इन चीजों पर आपकी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर लोग डिमांड करते हैं तो उसके बदले में क्या मिल रहा है वो सब जानता है। एक तरह से जो ना, इतना तो पक्का है कि जो भी गतिविधि चल रही है ना, इस गतिविधि से बहुत अच्छा आपका ये प्रायोजन नहीं है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरह से युवाओं का विकास नहीं करेंगे। ये युवा आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं। इसको आप क्या ना कर रहे हैं कि आप इसको डिप्रेस कर रहे हैं। एक उम्मीद के साथ ये तैयारी कर रहा है, उम्मीद को समझिएगा। और अगर उसका उम्मीद टूट जाएगा ना, तो अगर जिस उम्मीद को वो बांध लेगा तो आप भी नहीं रह पाइएगा। इस लोकतंत्र में आप इसलिए हैं कि हम लोग चाह रहे हैं। जिस दिन हम लोग नहीं चाहेंगे आप उस दिन इस लोकतंत्र में आप नहीं रहिएगा। हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो छात्रों के हित के बारे में सोचेगा। और अगर छात्रों के हित के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप बेहतर हैं, और छात्रों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, युवाओं के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप बेहतर नहीं है। आप किसी पार्टी से, कोई ट्रेडमार्क थोड़ी है कि विद्यार्थियों की अपनी पार्टी होगी, कोई ट्रेडमार्क नहीं। और जहां तक पार्टी का सवाल रहा ना, जहां तक राजनीतिक का सवाल रहा, तो इन युवाओं का जो कॉलेज पीरियड में जो यूज हो रहा है वो तो मुझे पता है कितने लोग इसमें से सफल हो पाएंगे। प्रायोजित नेता आएंगे, प्रायोजित नेता को दे दिया जाएगा, थमा दिया जाएगा कि भाई ये आपके प्रायोजित नेता हैं, इनका आप जो है ना, इनका आगे पीछे कीजिए, तो अब आपका जीवन चलेगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जिस संगठन में शुरू से लोग चलते आ रहे हैं, चीजों को समझते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, वो प्रायोजित नेता से ज्यादा बेहतर है। लेकिन कौन उसको मानेगा? क्यों? क्योंकि वो कोई नेता पुत्र है नहीं। आपने क्या किया है? युवाओं का एक बड़ा एनर्जी यूज किया है, और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके साथ
उसे इसके साथ इतनी जाती हो रही है कि इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं। तो आखिरकार अब हम लोग को ही कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक ये इस जगह पे आएगा नहीं। आपका कोई विश्लेषण बहुत अच्छा नहीं हो पाता है और लोगों के लिए बहुत दमदार नहीं हो सका है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो यहां के छात्र आपको सुधार देंगे। जय हिंद।